नाइन्थ। बच्चों, जैसा कि अभी एग्ज़ाम के बाद आपकी केवल एक ही क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको चैप्टर रीड कराया था और इसकी एक पिक्चर भी क्लिक करके आपको दी थी कि बेटा इसे आपको रीड करना है और रीड करने के बाद इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं तो आप बता चुके। फिर भी मैं एक बार आपको वापस से रिवाइज करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्राणवायु किसे कहते हैं, ये आपका होम साइंस में लेसन नंबर है आपका 8। इसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम नए लेसन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न में है प्राणवायु किसे कहते हैं। तो प्राणवायु किसे कहते हैं कि आप लोगों ने क्या मिस्टेक करी है, आप जानना चाहोगे अपने पेपर में क्या मिस्टेक करी है। क्योंकि देखिए बेटा, अभी छोटी क्लास में नहीं मैं आपको पूरा बुक का रीड करा दूं और बुक का ये सेम मैं उठा करके आपको पेपर में छाप के दे दूं। कभी कभी अगर आप अच्छे से चैप्टर रीड करते हो, कभी क्या दिक्कत होता है, अगर आपने लेसन को अच्छे से रीड किया है, अच्छे से पढ़ा है, तो चाहे हम फिर आंसर का क्वेश्चन बनाए या फिर क्वेश्चन का आंसर, अति लघु का लघु करते हैं, लघु का अति लघु, अगर आपने अच्छे से रीडिंग करी है तो आप ये सारी चीजें बहुत आसानी से कर लोगे। मैंने फिलअप में ओनली फिलिंग दी ब्लैंक्स में मैंने किया था और कुछ बच्चों मतलब आप लोगों की मिस्टेक्स मुझे उसमें दिखी, तो मैं इसलिए बात करती हूँ बेटा, कभी भी बहुत करके प्रश्न करिए उन्हें बहुत अच्छे से, ये नहीं कि राइट रॉन्ग है, राइट रॉन्ग ऐसे मत करिए, उसको क्वेश्चन आंसर के रूप में आप लर्न करिए। क्या पता कहीं ऐसा ना हो कि बहुविकल्पी प्रश्न आपका अति लघु बन के आ जाए और अति लघु प्रश्न आपका बहुविकल्पी बन जाए। तो इसलिए हमें अच्छे से लर्न करना होगा। इसीलिए क्वेश्चन बना के लर्न करिए, आंसर को बना, उसको घुमा फिरा के हर तरफ से आपको लर्न करना चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी जो मिस्टेक हुई है वो आगे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट है प्राणवायु किसे कहते हैं। तो प्राणवायु यानी जिससे हम जीवित रहते हैं, तो हम किस पे टिक मार्क करेंगे, ऑक्सीजन पर। फिर है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में, नाइट्रोजन, ठीक है। फिर है आपका मनुष्य का सामान्य तापमान क्या है। मनुष्य की जो बॉडी है, जो आपका शरीर है, इसकी नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, कि इसका सामान्य तापमान क्या है। तो इसका होगा आपका 98.4 डिग्री सेल्सियस। फिर है प्लीनम पद्धति के प्रमुख यांत्रिक साधन कौन से। प्लीनम पद्धति के प्रमुख यांत्रिक साधन बिजली के साधारण पंखे। फिर है चूषण प्रक्रिया में हवा समाहित होती है। चूषण प्रक्रिया में हवा समाहित होती है अधिक दाब और कम दाब दोनों पर। जब अधिक दाब कम है वहां पर ये प्रक्रिया हवा समाहित होती है। फिर इसमें आपको अति लघु में कौन कौन से करने, ध्यान दीजिएगा। संवर्तन का महत्व बताइए। तो आप इसको चैप्टर जब आपने रीड किया होगा तो संवर्तन वाला एक अलग से ही पैराग्राफ दिया हुआ है, उसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वायु में अधिक नमी से स्वास्थ्य का क्या संबंध है, वायु में नाइट्रोजन गैस का क्या महत्व है, ठीक। तो वायु में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, ओनली कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, ना कि उनका अनुपात, ठीक है। तो अति लघु में आपको चारों प्रश्न करने। फिर उसके बाद है आपका अशुद्ध वायु मनुष्य की शत्रु है। इस कथन मतलब अशुद्ध वायु मनुष्य के जीवन के लिए हानिकारक है, इस वाक्य की आपको पुष्टि करनी है या इसको स्पष्ट करके आपको समझाना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये कौन सी गैस है, ये प्राणवायु तो है नहीं, प्राणवायु तो आपकी ऑक्सीजन गैस है। और जब मनुष्य श्वास लेता है तो ऑक्सीजन गैस को लेता है और जब गैस बाहर, हवा बाहर निकालता है तो वो कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या विशेषता है वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर है कृत्रिम संवातन के प्रमुख साधन कौन से हैं, शुद्ध वायु का जीवन में महत्व क्या है, ठीक। तो ये हो गए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। अभी आप दीर्घ की तरफ आ जाइए। तो दीर्घ में आपको करना है संवातन से आप क्या समझती हैं, संवातन के सिद्धांत क्या हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ये अति लघु में भी आ सकता है, बहुविकल्पी में भी आ सकता है, लॉन्ग, मतलब ये हर तरह से घूम फिर के आएगा, कहीं ना कहीं जरूर आपको इसका टॉपिक मिलेगा। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और रीड करिएगा, तभी इसको रेफर करिएगा। फिर है नेक्स्ट, वायु में कितने प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं और ऑक्सीजन गैस को प्राणवायु कहते हैं। ऑक्सीजन गैस की विशेषता बताइए। 3 आपके लॉन्ग हो गए और बाकी आपके 4 क्वेश्चन लघु उत्तरीय हो गए और 4 क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट यानी अति लघु हो
द्वारा कि पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। तो बेटा प्रदूषण की समस्या आज के समय में एक आम समस्या हो गई है, क्योंकि हम और आप ही पर्यावरण को दूषित करते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। जरूरी नहीं है कि वो साफ सफाई आपके घर से, अगर यदि आपके आसपास का वातावरण ही दूषित है तो फिर आप किस प्रकार स्वस्थ रह सकोगे, नहीं रह सकते हो। तो आज हम इस पाठ में उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और मैंने कितनी बार बोला है कि अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आती तो वो मुझसे पर्सनल पूछ सकता है, ठीक है बेटा। तो अभी आज हम क्लास 9 में पाठ 9 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन नंबर 9। अब लेसन नंबर 9 आपका है क्या है? लेसन नंबर 9 है प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव, यानी आपका लेसन नंबर 9 है पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। जो ये पर्यावरण प्रदूषण है, इसका हमारे जनजीवन पर कैसा और क्या प्रभाव पड़ता है, तो पहले ये जान ले पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो बच्चों ये चीज है आपको छोटे से ही पढ़ाई जाने लगती है कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण प्रकृति क्या है, पर्यावरण किन शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवर, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाए। पर्यावरण पे ऐसे भी आपका आता है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पर्यावरण एक व्यापक शब्द है जिसका अभिप्राय प्रकृति प्रदत्त समस्त भौतिक व सामाजिक वातावरण से है। इसलिए शब्द का प्रयोग भूमि, जल, वायु, पर्वत, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो भी जीवित संबंधित संपदा है, परिस्थितियों की विषय की क्रिया किया जाता है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। पर्यावरण कैसे बना है? पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। पर्यावरण किन शब्दों से मिलकर बना है? परि प्लस आवरण, अर्थात परि का अर्थ चारों ओर और आवरण का अर्थ ढकना। परि का अर्थ होता है, परि का अर्थ होता है आपका परि का अर्थ है आपका चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है ढकना। तो पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ चारों ओर और आवरण का अर्थ ढकने से होता है। अर्थात ये पृथ्वी जो है 5 मनुष्य जो शरीर है, पृथ्वी हमारे चारों तरफ, मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व जो हमारा शरीर है, ये 5 तत्वों से यानी 5 तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है। आपके 5 तत्व कौन कौन से हैं? जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा वनस्पति, इनसे मिलकर एक मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है। मनुष्य मृत्यु के उपरांत ये 5 तत्वों को पुनः अपने शरीर से अपने अपने पदार्थों में मिल जाते हैं। जब मनुष्य के शरीर का नष्ट होता है, शरीर का नाश होता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो ये सारे पदार्थ अपने पदार्थों में मिल जाते हैं। इस प्रकार संसार के सभी प्राणी पर्यावरण की देन है, यानी जो मनुष्य है ये एक तरह से पर्यावरण की देन है। इसकी परिभाषाएं बहुत सारे पर्यावरण पे परिभाषाएं बहुत सारे लोगों ने अलग अलग, जैसे मैकाइवर एक राइटर थे, उनके अनुसार पर्यावरण की परिभाषा यह है कि पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण उन सभी दशाओं से मिलकर बना जो प्रकृति ने मानव को प्रदान की है। फिर सोरोकिन के अनुसार क्या है? भौगोलिक पर्यावरण का संबंध प्रकृति की ऐसी दशाओं से जिनका अस्तित्व मानवीय क्रियाओं से स्वतंत्र है और मानव के अस्तित्व कार्यों की छाप के बगैर इसका होना असंभव है। प्रदूषण का अर्थ। अच्छा, प्रदूषण होता किस प्रकार से है? तो ये प्रदूषण 4 प्रकार का, कितने प्रकार का होता है?
7 प्रकार का प्रदूषण निम्न प्रकार के, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, जनसंख्या प्रदूषण। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो वायु, जल और ध्वनि सुना है, ये मैम कौन कौन से बता रही, तो बेटा ये और मृदा प्रदूषण होता है, जो लोग खुले में जाकर के शौच करते हैं या कहीं भी कूड़ा कचरा डाल देते हैं, गंदगी फैलाते हैं, कारखानों से निकलने, इससे भी एक तरह से प्रदूषण होता है। फिर जनसंख्या प्रदूषण, अगर यदि अधिक जनसंख्या हो जाएगी, जनसंख्या की अधिकता भी पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन जाती है। इसलिए हमें इन सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा प्रदूषण किसी प्रकार से पर्यावरण प्रदूषित ना हो सके। अर्थात वायु प्रदूषण अब होता कैसे है, जो रोड पर वाहन चलते हैं उनमें विभिन्न प्रकार का धुआं निकलता है, अनेकों गैसें निकलती हैं, तो इनसे ये वायु प्रदूषण होता है और ये गैस दूषित करता है, जो हमारे सांस लेने में हमारे शरीर के अंदर जाती है और हमें रोगी बना देती है। तो बेटा इसको डिटेल में आप अपनी बुक में ही वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सारी चीजें पढ़ेगा। अच्छा देखिए कि वायु प्रदूषण में कौन कौन की गैस जो होती है, जो उत्पन्न होती है, जिससे रोग होते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड अगर गैस होती है तो इससे दमा, खांसी, फेफड़ों संबंधी रोग होते हैं, फेफड़े से संबंधित। फिर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है तो आपकी आंतों में जलन, सांस लेने में कठिनाई, ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अगर यदि पर्यावरण में ओजोन गैस की अधिकता हो जाती है तो इनकी अधिकता होने से कौन से रोग हो जाते हैं, जैसे खांसी, सीने में जलन, आंखों के रोग, तो ये ओजोन गैस की अधिकता से होते हैं। फिर कार्बन के कण में धुआं, अगर यदि धुआं वाले इलाके में आप ज्यादा धुआं है तो इस तरह से आप ज्यादा रहता तो वहां पर आपको क्षय रोग, कैंसर, आंखों का रोग, इस तरह से आपको रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, शीशा, पारा, इस तरह से विभिन्न प्रकार की गैसें जिनके संपर्क में आने में आपको अनेक प्रकार के रोग होते, जैसे गुर्दे, फेफड़े, श्वसन, रक्तचाप बढ़ना, अनेकों प्रकार के आपके बॉडी को, तो इसको आप अपनी बुक में अच्छे से ट्रीट कर। अब इसको रोकने के क्या उपाय हैं, वायु प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं? तो पहला है कि कारखाने आबादी में न लगाएं, जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या हो, बहुत घनी आबादी हो, वहां पर हमें कारखानों को नहीं लगाना चाहिए। कारखानों को हमें खुले मैदानी इलाकों में लगाना चाहिए और उसमें चिमनियों को कारखानों में हमेशा चिमनियों की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे जो कारखानों से धुआं निकलता है वो चिमनियों के माध्यम से ऊंचा ऊपर निकल जाए। फिर है वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना चाहिए, वृक्ष काटने पर रोक लगानी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपको वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष लगाने से पहली चीज तो हमें शुद्ध वायु मिलती है, दूसरा वातावरण अच्छा रहता है और तीसरा ये वायु प्रदूषण को रोकने में सहायक होते हैं। फिर आता है आपके सड़क और घरों को स्वच्छ रखने के लिए रहे। सड़क और घरों को स्वच्छ रखने के लिए आपको धुआं रहित, आपको ऐसे भी चूल्हों का यूज करना चाहिए जिसमें धुआं ना हो, धुएं से वायु प्रदूषण अधिक मात्रा में फैलता है। फिर आपका आता है पक्के मकानों एवं सड़कों का निर्माण करना, जिससे धूल वायुमंडल में न मिले। आपको पक्के मकानों का निर्माण करना, क्योंकि देखिए जहाँ धूल मिट्टी ज्यादा होगी, जब आप साफ सफाई करोगे उड़ेगी, तो उससे भी एक प्रकार से वायु प्रदूषण, तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। फिर आता है जल प्रदूषण। अब आप सोच रहे हो जल प्रदूषण कैसे होता है? जल तो नहीं, तो जल भी दूषित होने का कारण है कि कारखानों से जो मलबा निकलता है, कचरा निकलता है, कुछ लोग क्या करते हैं उसको नदी में प्रवाहित कर देते हैं, नदी में बहा देते हैं, नदी में फेंक देते हैं। तालाब में कपड़े धोने से, नदी में नहाने से, पशुओं को नहलाने से, मल त्याग करने से, तो इस तरह से जल प्रदूषण होता है। तो हमें इन चीजों पर रोक लगानी चाहिए जिससे हमारा जल दूषित ना हो सके। फिर आता है आपका ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी एक मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें जो आपके रोड पर विभिन्न प्रकार के वाहन चलते हैं या तेज ध्वनि में आपने टीवी है, साउंड सिस्टम है या फिर वाहन है, कि बहुत सारे ध्वनि प्रदूषण के समूह हैं। अब इनको हमें कैसे रोका जाए? तो सबसे पहले चीज तो ध्वनि प्रदूषण वायु जो ध्वनि प्रदूषण है, इससे हमें विशेष तौर पे कभी कभी आप देखते हो कोई ऐसा पेशेंट होता है या आपके घर में या आपके पास पड़ोस में कोई हार्ट पेशेंट होता है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, अगर हम उसके सामने बहुत फास्ट लाउडली अगर म्यूजिक चलाते हैं या फिर वहाँ से खूब तेज स्पीड में गाड़ी निकलती है, तो उनको ब्लड प्रेशर की समस्या होने, उन्हें उचित रक्तचाप होने लगता है। तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। फिर अगर ध्वनि प्रदूषण को अब हम कैसे रोकें? फैलना तो बहुत आसान था कि आपने फैला दिया, अब इसको रोकने के क्या उपाय हैं? जब हम एक व्यक्ति इस दिशा में एक कदम बढ़ाएगा, जब आज हम एक कदम बढ़ाएंगे तो आप
हमें देख के अगला कदम आप बढ़ाओगे, हो सकता है आपको देख के और अभी तो एक एक जंजीर, एक कड़ी बनती चली जाती है, एक दूसरे को देख करके हम प्रोत्साहित होते हैं और उसे रोकने का प्रयास करते हैं। तो अब इसे हमें किस प्रकार से रोकना है? सबसे पहले मशीनों की सफाई सुरक्षा, पुरानी मशीनों को बदलते हैं। जो मशीनें खराब हो गई हो, काफी टाइम से हम उन्हें यूज कर रहे हैं और उसमें भी आवाज हो रही है, तो हमें ऐसी मशीनों को बदल देना चाहिए। फिर शोर के स्तर को निर्धारित करने का नियम, मतलब जो आपका शोर वाला है मतलब उसको एक टाइम में वहाँ इतने टाइम के बाद हमें यहाँ पर शुरू नहीं करना चाहिए। कारखाने आबादी से दूर स्थापित तेज ध्वनि वाले वाहन पर हॉर्न पर, जो तेज ध्वनि वाले हॉर्न होते हैं उन पर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए कि ऐसा हॉर्न आप ना लगाएं। फिर आता है परमाणु विस्फोट मिसाइल परीक्षण को रोका जाए। फिर आता है हवाई अड्डे शहर से दूर होने, क्योंकि जब एरोप्लेन उतरता है या फिर लैंड कर एरोप्लेन जब आता है और जाता है, आप ऐसे साधारण शब्दों में समझिए तो आप एक देखते होंगे उसमें एक प्रकार की बहुत तेज ध्वनि होती है, फास्ट लाउड बहुत ही तेज आवाज होती है, तो उससे भी खतरा। पर रासायनिक प्रदूषण, कारखानों में अनेक प्रकार के चीजें होती हैं जो उत्पन्न निकाली होती हैं, उनसे भी रासायनिक प्रकार का प्रदूषण से रोकने का उपाय है कि अनावश्यक दवाइयों पर रोक, अनावश्यक दवाई का प्रयोग ना करें, जहां देसी और आयुर्वेदिक दवा ही खाएं। कि हमें अनावश्यक जो है दवाइयों का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें ज्यादातर देसी और आयुर्वेदिक दवाओं का यूज करें। सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में देसी प्रसाद हल्दी, चंदन, मलाई आदि का प्रयोग करना चाहिए। शैम्पू के स्थान पर आंवला, रीठा, शिकाकाई, मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। साबुन के स्थान पर हल्दी, बेसन के उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। इन सब चीजों का उपयोग करने से हम रासायनिक प्रदूषण को रोक सकते हैं। फिर आता है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण वो है कि जिसमें खेत को उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग करके अधिक मात्रा में मृदा प्रदूषण का कारण बन जाता है। जो खेत में उर्वरक होते हैं उन्हें मजबूत बनाने के लिए हम जो है इसका उपयोग करते हैं, और अगर हम इनका ध्यान में रखते हैं तो ये उसका कारण बन जाते हैं। अब मृदा प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं, पहले हम उपाय देख लेते हैं। इनके उपाय ये हैं, इनके पहले तो हम देख लेते हैं मृदा प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है। मृदा प्रदूषण गए बहुत से लोग, काफी लोग ऐसे होते हैं, अभी भी हैं, आज की जनरेशन में भी हैं, कि उठे उनको घर में चाहे जितना आप कहें कि आप नहीं, आपको खुले में नहीं जाना है, नहीं, वो उनको बाहर ही जाना है। गंदगी वजह सबसे पहले तो कि हमें कीटनाशक विषैले पदार्थ को भूमि की उर्वरा शक्ति, जो ये विषैले पदार्थ होते हैं ये भूमि की उर्वरा शक्ति को खत्म कर देते हैं। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। अगर हम बार बार कीटनाशक को, जो भी मनुष्य कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करता है उसका दुष्प्रभाव उसके शरीर पर खुद भी होता है। फिर रसायन वर्षक घुलकर मिट्टी को हानि, अगर हम किसी प्रकार का रसायन मिला करके छिड़काव करें तो वो हमारी मिट्टी को हानि पहुंचाता है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को कम कर देता है। फिर अगर इसे रोकने के क्या उपाय है, तो कीटनाशक रसायनों का प्रयोग फसलों पर कम से कम करना चाहिए। जो हमारी फसल है, जो हमारी खेती है, उसमें हमें कीटनाशक दवाओं का उपयोग कम से कम करना चाहिए। अनाज संरक्षण के लिए कीटनाशक पदार्थों को सीधे अनाज में नहीं डालना चाहिए। जो अनाज को बचाने के लिए हम कीटनाशक दवा को, उसको हमें सीधे अनाज में नहीं डालना चाहिए। मरे हुए जीव जंतुओं को शहर के बाहर गाँव मिट्टी में दबाएं। अगर यदि कोई पशु पक्षी मर गया है तो उससे भी एक प्रकार का मृदा प्रदूषण होता है, उसको हमें खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, उसे एक गड्ढा खोद के हमको उसके अंदर उसे दबा देना चाहिए, डालना चाहिए, खुले में नहीं डालना चाहिए। फिर खेतों में मलमूत्र त्याग ना किया जाए। खेतों में हम अनाज पैदा करते हैं और हमें वहां पर मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। कारखानों से निकलने वाले रासायनिक द्रव्य जल के पक्के नालों शहर से दूर डाला जाए, जो जनजीवन स्वास्थ्य को प्रभावित ना कर सके। फिर आता है रेडियोधर्मी। ये अब इस तरह से मैंने आपको काफी रेडियोधर्मी जैसे बम जो उसमें तो उसको हम रेडियोधर्मी ने एग्जाम्पल बता दिया, बाकी इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करिएगा। फिर है सबसे लास्ट में आपका एक, ये तो हो गया रेडियोधर्मी प्रदूषण की मैंने बताया, जैसे कि बम, परमाणु बम, कोबाल्ट, ये सारी चीजें क्या है, ये पदार्थ हैं और इनका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव ये होता है परमाणु विस्फोटक से रेडियोधर्मी विकिरण होता है, इससे जल और वायु दोनों ही दूषित होते हैं। फिर है मनुष्य के जीन्स पर प्रभाव। मनुष्य के जीन्स के, आपके शरीर में एक प्रकार का जीन्स पाया जाता है जैसे कि हार्मोन्स और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो उसका हमारे जीवन पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। रेडियोधर्मी में एक्सरे कराने की रोगी की शरीर कम पड़ती है, इसके रोगी प्रभाव रोगी पर अधिक पड़ता है। आपको कम से कम मात्रा में, बहुत ही कम, बहुत ही आवश्यक हो, जिसके बिना आपका काम रुके, तभी आपको एक्सरे कराना चाहिए, अन्यथा आपको इस प्रक्रिया से स्वयं को बचाना चाहिए। गर्भवती महिला पर एक्स किरणें माँ तथा बच्चे दोनों को प्रभावित करती है, अर्थात परिणाम स्वरूप बच्चे भी गर्भाशय की, अगर यदि रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है और उसके
उसके आसपास कोई गर्भवती स्त्री होती है तो ऐसे हालात में उसके बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो जाती है या फिर वो बच्चा विकलांग पैदा होता है। फिर आता है इसको रोकने के क्या उपाय हैं, तो विस्फोटक पदार्थों के निर्माण पर रोक लगानी चाहिए, परमाणु बमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, पृथ्वी के अंदर और समुद्र और न्यूक्लियर बम विस्फोट को न करने दें। फिर आता है जनसंख्या पर। भारत संसार का दूसरा ऐसा देश है जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या स्वयं में कोई प्रदूषण नहीं है, अपितु अधिक जनसंख्या घनत्व होने के कारण मनुष्य का स्वास्थ्य विपरीत प्रभाव डालता है, अर्थात प्रदूषण से इसका संबंध प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से है। संसार जनसंख्या को प्रदूषण इसलिए कहा गया है कि जनसंख्या अधिक होने पर मनुष्य के रहन सहन, खान पान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजीवन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी भी प्रदूषण से कम नहीं। जब जनसंख्या अधिक होगी तो उसमें प्रदूषण पे अधिक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हमें अधिक जनसंख्या भी एक तरह से प्रदूषण का कारण बन जाती है। अभी इसके बाद हमें क्या करना है वो ध्यान दे लीजिए। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न तो बच्चों पहला है कि मनुष्य सांस द्वारा ग्रहण करता है। मनुष्य सांस द्वारा कौन सी गैस ग्रहण करता है? तो क्या क्योंकि मैंने क्वेश्चन बना दिया ना, मनुष्य सांस द्वारा कौन सी गैस ग्रहण करता है? ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर द्वारा कौन सा प्रदूषण फैलता है? जल, जनसंख्या, वायु या ध्वनि। तो लाउड स्पीकर द्वारा कौन सा प्रदूषण फैलता है? ध्वनि प्रदूषण। वस्तुओं को जलने से कौन सी गैस निकलती है? वस्तुओं को जलने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कोई चीज को जलाते हैं कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वायु को दूषित करने का मुख्य कारण कौन सा? वायु को दूषित करने का प्रमुख कारण कौन सा है? कल कारखाने, जो कारखाने होते हैं ये वायु को दूषित करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, तो सबको ही पता होना चाहिए, जीके का क्वेश्चन है। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं या पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, या 5 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक होता है? हमारे स्वास्थ्य के लिए जल, ध्वनि, वायु सभी प्रकार के प्रदूषण हानिकारक, इसलिए हम इसमें सभी पर टिक करेंगे। फिर है पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को क्या कहते हैं? वातावरण तो कहते नहीं है, प्रदूषण तो कहते नहीं, पर इसलिए इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, इसलिए हम इसमें इनमें से कोई भी नहीं पर टिक मार्क करेंगे। फिर इसके बाद आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु में हमें करना है पर्यावरण की 2 परिभाषाएं दीजिए। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण बताइए, ध्वनि प्रदूषण के कारण बताइए, जल प्रदूषण के प्रभाव बताइए, वन प्रदूषण, मृदा प्रदूषण रोकने के 4 उपाय। फिर इसके बाद आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु में है आपका वायु प्रदूषण के 4 कारण, पर्यावरण का महत्व स्पष्ट कीजिए। फिर है आपका वायु किस